दोस्तों, हिंदी के जाने माने प्रसिद्ध कवि, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंगलेश डबराल का बुधवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वह 72 साल के थे। वैसे तो उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई है, लेकिन वह कोरोना से भी संक्रमित थे। उनके फेफड़ों में संक्रमण था और कुछ समय से आईसीयू में भर्ती थे। कोरोना संक्रमण होने पर उनका इलाज गाज़ियाबाद के अस्पताल में चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। बुधवार शाम डायलिसिस के दौरान 2 बार हार्ट अटैक आया। उन्हें बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम ने सीपीआर दिया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मंगलेश डबराल एक जन कवि के रूप में विख्यात थे। वह कवि के साथ पत्रकार भी थे और पत्रकारों में शायद पहले ऐसे पत्रकार थे जो साहित्य संपादक बने थे। जनसत्ता में वे साहित्य संपादक भी थे। मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल, जो इस उत्तराखंड के ज़िले उत्तराखंड में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल, वहाँ के काफल पानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। इन्होंने हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम किया दिल्ली में आकर। फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में कला परिषद, जो कि भारत भवन से प्रकाशित होती है, साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका थी पूर्वाग्रह, उसमें सहायक संपादक रहे लंबे समय तक। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी इन्होंने कुछ दिनों तक नौकरी की। 1983 में जनसत्ता में साहित्य संपादक बने और लंबे समय तक रहे। इन्होंने सहारा समय में भी संपादन का कार्य किया और उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ गए थे। कोरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, जिसमें से प्रमुख हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 गद्य संग्रह लिखे हैं, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, एक बार आईवा। दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। कुमार बिकल स्मृति पुरस्कार मिला हुआ है। अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में इन्हें मिला था। मंगलेश डबराल की ख्याति एक अनुवादक के रूप में भी रही है। इन्होंने बहुत सारी विदेशी भाषाओं के लेखकों की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी, फ्रांसीसी, पोलिश और बुल्गारियाई भाषाओं में भी अनुवाद छप चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वह साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर भी नियमित लेखन करते रहे हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवाद, छद्म छद्म दोनों का प्रतिकार दिखाई देता है। वह यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, अपितु प्रतिपक्ष में एक सुंदर स्वप्न रचकर करते रहे हैं। उनका सौंदर्यबोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी कही जाती है। इस तरह अपनी रचनाओं के माध्यम से वह शब्देह हो गए हैं। हालांकि वह
शरीर त्याग कर विदेह हुए हैं, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से वह सबदेह हैं और सदा हमारे बीच रहेंगे। वरिष्ठ कवि यश मालवीय लिखते हैं कि उनकी कविता के व्यस्त ट्रैफिक में बाएं हाथ चलने की तमीज़ देती है। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है कि नेता, इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, सूचना तकनीक के माहिर लोग, सॉफ्टवेयर निर्माता, पत्रकार, प्रशासक, नौकरशाह, चित्रकार, संगीतकार, नृत्यकार वगैरह प्रायः राज्य, सत्ता, बाजार और ग्लोबलाइजेशन के अनुरूप ही सोचते हैं। वह यथास्थिति के विरोध में नहीं जाते। सत्ताओं के प्रतिकूल सोचने वाले कवि, लेखक, बुद्धिजीवी हमेशा याद रहते हैं। माइकल एंजेलो वेटिकन के पोप को अपने से बड़ा नहीं समझता। इकबाल बानो पाकिस्तान में अहिया खान की हुकूमत के खिलाफ फैज की नज़्म गाती रहीं। जर्मनी में कई कलाकार हिटलर के खिलाफ पेंटिंग करते रहे। बीथोफेन नेपोलियन के विरोध में उसे पहले समर्पित की हुई अपनी सिम्फनी फाड़ डालता है। तो कवि का कहने का मतलब है कि नेता, इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए करने वाले, सूचना तकनीक के माहिर लोग, सॉफ्टवेयर निर्माता, पत्रकार, प्रकाशक, नौकरशाह, चित्रकार, संगीतकार, नृत्यकार वगैरह प्रायः राजसत्ता, बाजार और ग्लोबलाइजेशन के अनुरूप ही सोचते हैं। लेकिन एक कवि ही होता है, एक कलाकार ही होता है जो सत्ताओं के प्रतिकूल सोचने वाले कवि, लेखक, बुद्धिजीवी ही हमेशा याद रहते हैं। उनका कहने का मतलब है कवि और लेखक ही हमेशा सत्ताओं के प्रतिकूल सोचते हैं। तो मंगलेश डबराल की प्रसिद्ध कविता है तानाशाह। वह लिखते हैं, तानाशाहों को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वह उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखते या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखते। यह स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठे उनके हाथ या बंधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई उंगली से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है, या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उनका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वह अपनी आँखों में काफ़ी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आती है और इतिहास की सबसे क्रूर आँखों में तब्दील हो जाती है। तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह मनुष्य हैं, लेकिन इस कोशिश में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती हैं वह मनुष्य नहीं होते। तानाशाह सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं, बार बार सज धज बदलते हैं, लेकिन यह सब अंततः तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है वह पहली बार हुए हैं। इसी तरह उनकी एक कविता है, आंसुओं की कविता। पुराने ज़माने में आंसुओं की बहुत कीमत थी। वह मोतियों के बराबर थे और उन्हें बहता देखकर सबके दिल कांप उठते थे। वह हरेक की आत्मा के मुताबिक कम या ज़्यादा पारदर्शी होते थे और रोशनी को 7 से ज़्यादा रंगों में बांट सकते थे। बाद में आँखों को कष्ट न देने के लिए कुछ लोगों ने मोती खरीदे और उन्हें महंगे और स्थायी आंसुओं की तरह पेश करने लगे। इस तरह आंसुओं में विभाजन शुरू हुआ। असली आंसू धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले गए। दूसरी तरफ मोतियों का कारोबार खूब फैल चुका है। जो लोग अंधेरे में अकेले दीवार से माथा टिकाकर सचमुच रोते हैं, उनकी आंखों से बहुत देर बाद बमुश्किल आंसूनुमा एक चीज़ निकलती है और उन्हीं के शरीर में गुम हो जाती है।
उनकी एक कविता है मंगलेश डबराल जी की, अत्याचारी के प्रमाण। अत्याचारी के निर्दोष होने के कई प्रमाण हैं। उसके नाखून या दांत लंबे नहीं हैं, आंखें लाल नहीं रहती, बल्कि वह मुस्कुराता रहता है, अक्सर अपने घर आमंत्रित करता है और हमारी ओर अपना कोमल हाथ बढ़ाता है। उसे घोर यह आश्चर्य है कि लोग उससे डरते हैं। अत्याचारी के घर पुरानी तलवारें और बंदूकें सिर्फ सजावट के लिए रखी हुई हैं। उसका तहखाना एक प्यारी सी जगह है जहाँ श्रेष्ठ कलाकृतियों के आसपास तैरते उम्दा संगीत के बीच जो सुरक्षा महसूस होती है वह बाहर कहीं नहीं है। अत्याचारी इन दिनों खूब लोकप्रिय है। कई मरे हुए लोग भी उसके घर आते जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। एक उनकी और कविता है। कविता दिन भर थकान जैसी थी और रात में नींद की तरह सुबह पूछती हुई, क्या तुमने खाना खाया रात को। एक और है, कहीं मुझे जाना था, कहीं मुझे जाना था नहीं गया, कुछ मुझे करना था नहीं किया, जिसका इंतजार था मुझको वह वहाँ नहीं आया, खुशी का एक गीत मुझे गाना था गाया नहीं गया, यह सब नहीं हुआ तो लंबी तान मुझे सोना था सोया नहीं गया, यह सोच सोच कर कितना सुख मिलता है, ना वह जगह कहीं है, ना वह काम है, ना इंतजार है, ना वह गीत है और नींद भी कहीं नहीं है। एक और कविता है अपनी तस्वीर। यह एक तस्वीर है जिसमें थोड़ा सा साहस झलकता है और गरीबी ढकी हुई दिखाई देती है। उजाले में खींची इस तस्वीर के पीछे इसका अंधेरा छिपा हुआ है। इस चेहरे की शांति बेचैनी का एक मुखौटा है। करुणा और क्रूरता परस्पर घुले मिले हैं। थोड़ा सा गर्व गहरी शर्म में डूबा है। लड़ने की उम्र जबकि बिना लड़े बीत रही है। इसमें किसी युद्ध से लौटने की यातना है और ये वह आंखें हैं जो बताती हैं कि प्रेम जिस पर सारी चीज़ें टिकी हैं कितना कम होता जा रहा है। आत्मबुद्धता और मस्खरी के बीच कई तस्वीरों की एक तस्वीर जिसे मैं बार बार खिंचवाता हूँ, एक बेहतर तस्वीर खींचने की निरर्थक सी उम्मीद में। एक और कविता है अंतराल। हरा पहाड़ रात में खिसक कर मेरे सिरहाने खड़ा हो जाता है। शिखरों से टकराती हुई तुम्हारी आवाज़ सीलन भरी घाटी में गिरती है और बीतते दृश्यों की धुंध से छन कर आते रहते हैं तुम्हारे देह वर्ष। पत्थरों पर झुकी हुई घास इच्छाओं की तरह अजरस झरने, एक निर्गंध मृत्यु और वह सब जिससे तुम्हारा शरीर रचा गया है लौटता है रक्त में फिर से चीखने के लिए। एक कविता है वसंत। इन ढलानों पर बसंत आएगा हमारी स्मृति में, ठंड से मरी हुई इच्छाओं को फिर से जीवित करता, धीमे धीमे धुंधुवाता खाली कटोरों में। घाटी की घास फैलती रहेगी रात को, ढलानों से मुसाफिर की तरह गुजरता रहेगा अंधकार। चारों ओर पत्थरों में दबा हुआ मुख फिर उभरेगा, झांकेगा कभी, किसी दरार से अचानक पिघल जाएगी जैसे बीते साल की बर्फ। शिखरों से टूटते आएंगे फूल, अंतहीन आलिंगों के बीच एक आवाज़ छटपटाती रहेगी चिड़िया की तरह लहू लुहान। इस तरह कवि मंगलेश डबराल विदेह होकर सबदेह हो गए हैं। नमन, श्रद्धांजलि, धन्यवाद।